ये सारा काम मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग जर्मनी में कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कि ये है कहाँ पर? तो जस्ट टू टेल, फ्राइबर्ग मीन्स फ्राई मतलब फ्री, बर्ग मतलब सराय। तो जैसे मुगल सराय है मुगलों का शहर, वैसे ही ये फ्राइबर्ग है। ये फ्री एरिया, फ्री ट्रेड एरिया। तो यहाँ से मतलब ये अगर जो स्टार मार्क बना हुआ है स्लाइड में, ये है बासेल। ये 3 मेजर कंट्रीज़ के बीच का पिन पॉइंट है। फ्रांस, फ्रांस के और जर्मनी के बीच में राइन रिवर होती है और नीचे में स्विट्ज़रलैंड है। तो ये जो आल्प्स के माउंटेन्स हैं, ये इन तीनों को सेपरेट करते हैं, बाउंड्रीज़ दिख रही हैं। और बिल्कुल मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर्स बाहर में फ्रांस है। एक और चीज़ जिससे ये चीज़ हमेशा याद की जा सकती है, ब्लैक फॉरेस्ट। हम लोग सब ब्लैक फॉरेस्ट केक खाते हैं। तो इसका जो आविष्कार हुआ था, इसका जो बेसिक रेसिपी थी, वो यहाँ से आ रही थी। तो सबको याद रहेगा कि ब्लैक फॉरेस्ट केक जहाँ से आ रहा था, वहाँ से ये लेक्चर हो रहा है। बहुत सारे एमिनेंट प्रोफ़ेसर, साइंटिस्ट यहाँ से हुए हैं। विकिपीडिया में ये सब आराम से मिल जाएगा, तो आई वोंट गो इंटो दैट। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, अमेजिंग सिटी। न वर्ल्ड वॉर के समय में ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। सिर्फ़ ये जो एक म्यूनिक चर्च दिख रहा है, मुन्स्टर चर्च कहते हैं, इसको छोड़ पूरा ग्राउंड ज़ीरो पे लाए थे। लेकिन यहाँ के लोग इतने कर्मठ थे, 20 साल में उसको एग्ज़ैक्टली सेम तरीके से फिर से डेवलप किए। सो हैट्स ऑफ टू देम कि ये वापस फ्राइबर्ग बन चुका है, जहाँ से पूरा ट्रेड पूरे वर्ल्ड में हो रहा है आज की डेट में। नाउ कमिंग टू द प्लांट साइंसेस बैक। सो प्लांट लाइफ साइकिल हम लोग सब जानते हैं कि एक पौधा है। ये अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अरेबिडोप्सिस थैलियाना, जो कि एक मॉडल सिस्टम है। सारा जो भी रिसर्च होता है बिकॉज़ ऑफ बेसिक फीचर्स इसी पर होता है। तो हम लोग इसका मतलब एक लाइफ साइकिल देखेंगे तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो एक सीड होता है, सीड से छोटा प्लांटलेट बनेगा, प्लांटलेट से फिर से अगला फ्लावरिंग स्टेज आएगा और फिर वो नेक्स्ट स्टेज का पौधा बनता है। तो ये पूरा जो साइकिल होता है, इसमें हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन वो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड होता है। लेकिन आज की स्पीड और आज के फैसिलिटी के लिए हमें ये सारी चीज़ें प्लांट सेल कल्चर पे करना होगा, जिसमें प्लांट के किसी भी एरिया से हम थोड़ा-सा सैंपल लेंगे, टिश्यू लेंगे, वहाँ से सेल आइसोलेट करेंगे, उसमें जो भी हमें इंटरवेंशन करना है जेनेटिकली या केमिकली, उसको इंटरवेंशन करके उसके आगे फिर हम लोग उस पे काम करेंगे। ये फीचर यूज़ कैसे हो सकता है? उसके लिए एक जो बेसिक फंडामेंटल पॉइंट होता है जो कि प्लांट्स के पास है, वो ये है कि अ टोटिपोटेंट सेल इज़ अ सिंगल सेल दैट कैन गिव राइज़ टू अ न्यू ऑर्गेनिज़्म, अगर उसको पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। तो ये टोटिपोटेंसी हम सब ने 10th में पढ़ा हुआ है कि प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट। तो हम इस बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल को यूज़ करके कोई भी लीफ लेंगे, रूट लेंगे और उससे हम पूरा नेक्स्ट प्लांट बना सकते हैं और इस पूरे इवेंट को ही हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको 1902 में डॉक्टर हेबर लैंग ने प्रपोज़ किया था। उन्होंने अपने मतलब आर्टिकल में इसको टोटिपोटेंशियलिटी कहा था और उनका जो हाइपोथेसिस था तब सेल थ्योरी भी नहीं बनी थी। उससे भी मतलब ही वाज़ अ विज़नरी टू प्रेडिक्ट कि थ्योरेटिकली ऑल प्लांट सेल्स आर एबल टू गिव राइज़ टू अ कंप्लीट प्लांट। मतलब कोई भी प्लांट का अगर एक छोटा-सा सिंगल सेल लेंगे तो उसको हम पूरा प्लांट बना सकते हैं। और ये जो पार्ट था, ये मतलब मैं कमेंट्स में आप सबसे पूछता हूँ कि अपना आइडिया दीजिए कि थ्योरेटिकली ऑल प्लांट सेल्स आर एबल टू गिव राइज़ टू अ कॉम्प्लेक्स प्लांट। क्या ये सही है? क्या ये आज की डेट में पॉसिबल है कि नहीं? तो जो पहला क्वेश्चन है, आर ऑल प्लांट सेल्स टोटिपोटेंट? तो जैसे मैंने एक सीलिक लिया या एक सीड लिया या एक लीफ लिया, रूट लिया, उसके अंदर के सारी सेल्स को मैं अलग करूँगा तो क्या हर सेल से हम आज की डेट में बना सकते हैं पूरा? आई डाउट। सो इन सब क्वेश्चंस को ही हम एड्रेस करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे किया जा सकता है कि कैन ऑल प्लांट सेल्स बिकम टोटिपोटेंट? क्योंकि थ्योरेटिकली ये एस्टैब्लिश्ड है, वेल एस्टैब्लिश्ड है कि हाँ, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। और इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग एड्रेस कर रहे हैं कि कैसे बना सकते हैं। तो हम उसमें सपोर्ट कंडीशंस डालें कि उन सपोर्ट कंडीशंस के कारण जो भी प्लांट सेल है, वो कहीं से भी लें, किसी भी प्लांट स्पीशीज़ का लें, लेकिन उसके अंदर ये जो टोटिपोटेंसी का फीचर है, उसको इंड्यूस कर सकें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बहुत सारे कमर्शियल इम्प्लीकेशंस हैं, कमर्शियल क की बिग कंपनीज़ हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन
तो इसी को अब हम एनिमल केयर में भी करते हैं, क्योंकि ये ज़ूलॉजी के साथ लिंक्ड स्टार स्कीम है। तो हम लोग कहते हैं कि शिमामोरा यामानाका 1912 में नोबेल प्राइज़ पाए थे। उन्होंने क्या किया था, एक सोमैटिक सेल लिया, उसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट किए और उससे इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स कॉलोनीज़ डेवलप किए। मतलब जो कि बाहर से आ रहा है, और उससे वो अलग-अलग टाइप के सेल टाइप्स और टिश्यूज़ बना सकते हैं। तो उन्होंने ये जो पेपर था 2008 में सेल में पब्लिश किया, एंड विदिन 4 इयर्स, बिकॉज़ इट्स अ बिग इवेंट टू गेट द प्लुरिपोटेंसी इन एनिमल्स। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि फाइंडिंग द यामानाका फैक्टर्स ऑफ प्लांट सेल्स। एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ये जो सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, जैसे ऑक्ट और साइप, ये सब प्लांट्स में होता ही नहीं, ये पाथवेज़ ही एब्सेंट है। तो वहाँ पे कुछ नॉवेल मैकेनिज़्म होंगे। तो उसको खोजने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बिल्कुल बेसिक स्कीम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा प्लांट है लेफ्ट हैंड साइड में। इस प्लांट में कुछ रूट्स हैं, कुछ कॉटिलेडॉन्स हैं। इससे सिंगल सेल आइसोलेट किया जा सकता है। वो किसी भी रूट से कर सकते हैं या फिर कॉटिलेडॉन से करते हैं। कॉटिलेडॉन को प्रेफ़र किया जाता है क्योंकि इनका जो रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, वो बाकी पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक सिंगल सेल लेते हैं, उसमें हम कुछ सपोर्टिव कंडीशंस इंड्यूस करेंगे ताकि वो सिंगल सेल मल्टीसेल्युलर बन जाए। जब वो मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसमें फिर से कंडीशंस चेंज किया जाता है, कुछ केमिकल्स डालेंगे, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स डालेंगे, फिर वो एक सिंपल प्लांट बनेगा। ये अरेबिडोप्सिस का ही प्लांट है, जिसमें कि हम शूट भी देख सकते हैं और रूट भी देख सकते हैं। और फिर इसको अगर हम सॉइल में डालते हैं, तो ये नेक्स्ट प्लांट फिर से डेवलप हो जाता है। तो ये जो पूरी साइकिल है, अब हम एक सिंगल सेल ले रहे हैं, तो एक कॉटिलेडॉन में जो बहुत छोटा-सा होता है, उसमें से मिलियंस ऑफ सेल्स निकलते हैं। अगर उसका 1% सेल भी मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वी आर गेटिंग थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। सो इन दिस केस, जहाँ पे एक, जैसे हम मटर से ही एग्जांपल है कि एक मटर का पॉड है, उसमें मुश्किल से 10 से 20 सीड्स बनते हैं। इट्स अ हाई इंटेंसिव। यहाँ पे एक लीफ लेंगे और यहाँ मिलियंस ऑफ प्लांट्स बनने लगेंगे। तो अगर इसको रोबोटिक्स से इंटीग्रेट करते हैं, तो एक बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड इन नैनो स्केल, आई वुड से। तो यही थीम है जो कि कमर्शियली और एकेडमिकली बहुत इंटरेस्टिंग है आज की डेट में, और कई बहुत बड़ी कंपनीज़ इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं। कई सारे क्वेश्चन्स इसमें आते हैं, टफ होता है, तो जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ होता है कि इट्स नॉट सो ईज़ी। और इस चीज़ को ईज़ी बनाने के लिए हमें आज की डेट की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, फेसबुक की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, रोबोटिक्स यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये सारी चीज़ें आसानी से हम आज की डेट में होम टू होम इसको पहुँचा सकें। तो इसको अब थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी की तरफ, अभी तक मैं बता रहा था कि बेसिकली हमारा फंडामेंटल्स क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं और उसमें क्यों प्रॉब्लम्स आएँगी। अब थोड़ा-सा स्विच करते हैं गियर को कि टेक्नोलॉजी इस चीज़ को कैसे सपोर्ट करेगी। मैनुअली ये सब कठिन है। तो इसमें सिंगल सेल है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें हम कुछ इंडक्शन करेंगे, कुछ केमिकल हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। कई बार सेल्स को अगर जस्ट हीट दे देते हैं, तो मल्टीसेल्युलर हो जाता है, जैसे टोबैको सेल्स, वो ईज़ी हैं। तो अगर वो मल्टीसेल्युलर बन जाता है, तो ये जो स्ट्रेस है, जो येलो एरो है, ये हमें पकड़ना है कि ये कौन-सा केमिकल हो सकता है। इस चीज़ को पकड़ने के लिए, लेकिन यूजुअली सस्पेंशन कल्चर में ये काम होता है, जिसमें लिक्विड में पूरा मूव होता है, या पेट्री प्लेट्स में, इट्स वेरी टफ। और जो लोग करते हैं, मतलब 10 केमिकल भी ट्राई करने में सालों निकल जाते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं हज़ारों सेल पर वीक, हज़ारों केमिकल्स पर वीक ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें एक बहुत छोटे से प्लेट में करना पड़ेगा, एलाइज़ा प्लेट में। तो जैसे इस चीज़ को, मतलब ये बहुत सिंपल तरीके से ही समझाऊँगा कि जैसे आज की डेट में हम लोग एलाइज़ा किट्स यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के कुछ सैंपल्स यूज़ करने के लिए, ऑन्कोजीन्स चेक करने के लिए। तो जो फार्मेसी में यूज़ होती है, वो बिल्कुल सिंपल सी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई भी प्रोटीन है, तो उसको पकड़ने के लिए कोई एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी के ऊपर में एक फ्लोरेसेंट स्ट्रॉन्ग एनहांसर लगा होगा, और वो एम्प्लीफाई करेगा, तो वो सेल ग्लो करेगी। तो ये बहुत ही, मतलब आज की डेट में कमर्शियली फ़ीज़िबल है, लेकिन इससे जो डेटा आउटपुट आता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें सेल काउंटिंग कर रहे हैं, जो थर्ड स्टेप है ब्लू मार्क में। इसमें क्या करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली उस सेल में क्या-क्या फीचर्स चेंज हुए, वो अपने को कैसे चेंज कर रहे हैं, उन सारे पैरामीटर्स को जो चेंज होता है,
उस पार्ट को टेस्ट करना हमारा काम है यहाँ पर, और ये बहुत ही हाई कंप्यूटिंग पावर डिमांड करता है। तो आज तक मतलब अभी तक हम लोग आज से अगर 5-7 साल पहले भी देखें तो जीबी में भी काम करना मुश्किल होता था, हम लोग एमबी में काम करते थे, मेगाबाइट्स में। आज की डेट में ये टेक्नोलॉजीज़ को टेराबाइट चाहिए होता है। हम लोग जो यहाँ पे जैसे 1 हफ्ते में अगर डेटा जनरेट करते हैं, तो 1 टेराबाइट डेटा प्रोसेस करना है। तो ये सब आज के पहले इतना आसान नहीं था। तो थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी अब हम ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक सिंपल ये टर्मिनोलॉजी आगे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, हमेशा याद रखना कि हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग मतलब बहुत सारी केमिकल्स या बहुत सारे कंडीशंस को स्क्रीन करने का जो तरीका है, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग इज़ अ मेथड इन व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ reagents are tested automatically. Screening प्यूरिफाइड बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स और कल्चर्ड सेल्स, इसी चीज को जब हम सेलुलर लेवल पे करते हैं सेल बेस्ड, तो होते हैं तो इसमें जो फीचर्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इस पार्ट को करने के काम को हम लोग बोलते हैं हाई कंटेंट स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे मैंने एक हाई कंटेंट स्क्रीनिंग पाइपलाइन डेवलप की जिसके बेसिस पे हम हजारों केमिकल्स पर वीक टेस्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि ये पाइपलाइन कैसे बनी। तो ये एक छोटी-सी प्लेट है ब्लैक कलर की, जो कि 96 वेल्स हैं, तो इसमें हम एक टाइम में 96 ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। इन वेल्स में सिंगल सेल जो प्लांट से आइसोलेट करेंगे, प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, माइक्रोस्पोर हो सकता है, उसको हम लोग फीड करते हैं इनसाइड द वेल। कल्चर कंडीशंस में बिल्कुल सिंपल मीडिया डालते हैं, जैसे काऊ मिशेल मीडिया। फिर उसके साथ वो जो स्ट्रेस देना है उसके लिए कुछ केमिकल्स देते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो कि डीएनए को टच करके डीएनए का रिप्रोग्रामिंग करेंगे। ये पार्ट ही सबसे इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हम लोग एज़ अ बायोटेक्नोलॉजी डीएनए को ट्वीक करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं ये क्रोमैटिन रिमॉडलर्स हैं, और ये क्रोमैटिन में जाके अपने पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं। फिर उसके बाद एक हाई एंड ऑटोमेटेड माइक्रोस्कोपी होती है, जो कि मतलब इन सबको स्कैन करेगी। 30 मिनट्स टू 2 आवर्स में ये पूरी प्लेट स्कैन होती है, अलग-अलग फीचर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। फिर उसमें से जो इमेज प्रोसेसिंग होगा, जो कि एक्सट्रीम राइट में है, उस इमेज प्रोसेसिंग में हम अंदर में देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये हम अगर खुद से देखेंगे तो हर वेल में कम से कम 10,000 सेल होती हैं। मतलब 1 महीना लगेगा एक प्लेट को समझने में कि कहाँ हुआ क्या था। इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर विज़न। तो अब वहाँ पे एक कंप्यूटर विज़न का एल्गोरिदम होगा जो कि चेक करेगा कि कौन-कौन से इस वेल में कौन से फीचर्स हैं जो कि एक्साइटिंग हैं, और उसका फिर डेटा प्लॉटिंग होता है। फिर हम फाइंड करते हैं कि वो कौन-सी कंडीशंस थी जो कि काम इंटरेस्टिंग कर रही थी। अब जस्ट एक छोटा-सा आइडिया देता हूँ कि ये अब नीचे में 96 वेल है, उसके एक वेल के कुछ टाइल्स मैं दिखा रहा हूँ, 3 टाइल्स में सेल्स दिख कैसे रही हैं। अब इसमें एक वेल में लगभग 10,000 से 20,000 सेल्स होती हैं, यहाँ पे मैंने लगभग 100 सेल्स ही दिखाई हैं, इससे 100 गुना और सेल्स होती हैं, लेकिन सब लगभग एक जैसी दिख रही हैं। इवन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो 5 दिन में नहीं बता सकते, तो ये ज़ीरो डाई मतलब है कि डे आफ्टर इमोबिलाइज़ेशन सारी सेल्स को हमने स्टैटिक कर दी है डे 0 पर, ये मूव नहीं कर सकती हैं उस वेल के अंदर में। और जब हमने इसको स्टैटिक कर दिया तो हम इसको अब ट्रैक कर पा रहे हैं कि ये कैसे-कैसे ग्रो कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स डाई करेंगी, मतलब वो आगे जाके प्रमोट नहीं होंगी। लेकिन कुछ सेल्स हैं जो कि आगे जाके अच्छे से ग्रो करेंगी और माइक्रोकैलस बनाएँगी। ये सारी अरेबिडोप्सिस के मेसोफिल्स की सेल्स हैं। तो जैसे जो ऊपर में ये येलो एरो है, ये देखने से लगता है कि हाँ, ये मतलब 2 दिन के बाद थोड़ा बड़ा हुआ है। तो थ्योरेटिकली कहा जाता है कि 48 आवर्स में पहला डिवीज़न हो जाएगा। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इट्स वेरी टफ। बहुत एक्सपर्ट भी ये नहीं बता पाएँगे कि कौन-सा सेल्स डिवाइड करेगा, कौन-सा सेल्स आगे मरेगा। इसी के बाद जब हम इसको और आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो जैसे 12 डाई में भी कुछ सेल्स हैं जो मेबी माइक्रोकैलस जैसी दिख रही हैं। लेकिन जब हम 21 डेज़ 3 हफ्ते तक उसको कल्चर करते हैं, तो तीसरे हफ्ते में ये जो ग्रीन एरो है, वो बिल्कुल क्लियरली अपना दिखाती है कि नहीं, दिस इज़ द वन व्हिच इज़ अ गुड कैली। और इसको अब हम ट्रैक कर सकते हैं बैक कि मतलब अच्छा ये 5वें दिन कैसे दिख रही थी, उसके क्या फीचर्स थे। तो हम एक तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो सेल इस फीचर के साथ 5वें दिन में होगी, वो 21 डेज़ में माइक्रोकैलस बनेगी। तो इसको बोलेंगे प्रेडिक्टिव बायोलॉजी, कि वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर दैट दिस सेल टाइप, दिस सेल फीचर विल डाई, दिस सेल टाइप विल प्रोलिफरेट।
तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये ही था जो मतलब सबसे टफ पार्ट था, क्योंकि सेल्स लिक्विड कल्चर में ही मरती हैं, इसमें सब कुछ इमोबिलाइज़ करना है, कल्चर कंडीशंस मेंटेन करना है, तो इट वाज़ टफ बट इट इज़ वेरी फ्रूटफुल। एक बार ये एस्टेब्लिश हो जाता है, तो ये बहुत एफिशिएंटली काम करता है। जो पिछली स्लाइड थी, उसी को अब मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन किया हूँ। यहाँ पे जैसे लास्ट स्लाइड में 21 डे पे जो दिख रहा है, वो बहुत बड़ा-सा कैलस है। अब इसको हम बैक ट्रैक करते हैं कि 12 दिन पे भी देखने में ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके ऊपर में जो येलो एरो के साथ है, वो भी देखने में लगता है कि ओके, मे बी ये भी एक माइक्रो कैलस है। लेकिन जब हम 21 डे में कंपेयर करते हैं, तो नो, इट्स नॉट डिवाइडिंग। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि सिर्फ जो बीच में एक सेल है, वही कर रहे हैं। अब उसको जब हम और बैक ट्रैक करते हैं, तो जो डे 0 पे जाते हैं, तो ये देखते हैं कि बहुत छोटी-सी सेल है। तो अरेबिडोप्सिस के लिए एक फीचर जो फाइंडिंग इंटरेस्टिंग थी, कि कोई भी सेल जो कि 15 से 20 माइक्रोमीटर की रेंज में होती है, वही यूजुअली प्रोलिफरेट करती है। कोई भी सेल, जैसे ये जो ऊपर में है, ये लगभग 25 टू 30 माइक्रोमीटर की है, ये नहीं डिवाइड करती है। तो ये सब जो बेसिक फीचर्स हैं, अब हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ह्यूमन आई को इसको लॉक करना होगा कि इसमें क्या फीचर था, तो महीनों लगेंगे। अब यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं, कंप्यूटर विज़न यूज़ करते हैं कि कंप्यूटर को एक बार फीड कर दिए, वो अपने आप ही लोगों को टैग करेगा। जैसे हम लोग फेसबुक में टैग करता है, वही सेम टेक्नोलॉजी है कि वो अब उसको हमने बता दिया कि इस टाइप को गाइड कर रहे हैं, उसके फीचर्स आप खुद से निकालिए, और वो जब फीचर्स एक्सट्रैक्शन हो जाता है, तो उससे आप प्रेडिक्ट करिए कि इसको टैग करना है इंटरेस्टिंग या नहीं टैग करना है। तो ये जो बेसिक फीचर है, इसको आगे थोड़ा-सा भी मैं और एलैबोरेट करूँगा। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है। कंप्यूटर को इमेज समझ में ही नहीं आती है। जैसे नीचे में एक मैंने बनाया है कि कैलकुलेट, अगर उसको हम बोलेंगे 25 इंटू 25, वो नहीं बता पाएगा कि ये क्या है। लेकिन अगर उसी को हम ये चीज़ में बाइनरी कन्वर्ज़न कर दें कि 1001 में अगर बता रहे हैं, देन इमीडिएटली वो बता सकता है। तो ये जो भी इमेज है ऊपर में, इसको हमें सब पहले तो बाइनरी करना पड़ता है कि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जाए, फिर कंप्यूटर को सिखाना पड़ता है कि इस फीचर को तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है। देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स कंप्यूटर टेक्स ओवर एवरीथिंग, एंड देन इट इज़ मच मोर स्मार्ट एंड एफिशिएंट देन अस। वी कैन स्लीप एंड कंप्यूटर विल वर्क फॉर अस इन दिस केस। तो यहाँ पे जो ऊपर में डाई ज़ीरो का हमारा बेसिक फीचर है, इसमें अब हम लोगों के लिए भी काफ़ी कठिन होता है कि कौन-सी सेल है एग्ज़ैक्टली बता देना कि वो डिवाइड कर रही है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो हेल्प करता है, वो न्यूक्लियर मार्कर है। न्यूक्लियर मार्कर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने हिस्टोन 2b को वाईएफपी के साथ टैग करके एक लाइन बनाई, जो कि यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर भी न्यूक्लियस होगा, अगर वो अलाइव है, तो वो न्यूक्लियस रेड मार्क बनाएगा अपने में। तो कई सारे यहाँ पे सेल्स हैं, तो जो नीचे मिडिल इंटरेस्टिंग वन है, देख सकते हैं कि सेकंड डे पे इसमें डिवीज़न हुआ है, और न्यूक्लियर डिवीज़न भी क्लियरली दिख रहा है। फिर थर्ड डे पे ये अपने को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। बाय 6th और 8th डे वी कैन सी ये बड़ा स्ट्रक्चर बना है, जिसमें कि मल्टीपल रेड डॉट्स हैं, दैट मीन्स मल्टीपल सेल के न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 8th डे पे ये पर्टिकुलर इवेंट जो है, ये एक मल्टी सेलुलर मल्टी कैलस मीन्स कैलस फॉर्मेट बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम ऊपर वाली एक जो सेल में देखने की कोशिश करेंगे, तो ये शुरुआत में देखने में लगता है कि हाँ, इट्स अ हेल्दी प्रोटोप्लास्ट, मोस्ट प्रोबेबली इट विल मेक अप टू 5 days, nucleus has expanded, cell has grown, and it is really tough for computer to distinguish between this big structure with a big nucleus from this small nucleus with multiple things. So this is the one where next version of deep learning has to come, and this part is quite interesting, I would say, to establish. It takes time, but it is very powerful tool. तो इन्हीं सब चीज़ों को कैसे हम डेवलप करते हैं, एक छोटा-सा उसका बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट करूँगा आगे की स्लाइड्स में, कि ये जो बाइनरी करना है, या फिर डे 5 में बड़ी सेल, क्योंकि वो दोनों में ग्रोथ हुआ है, तो सेल एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन दोनों सेल्स आर नॉट गोइंग टू मेक द माइक्रोकेलस। तो किसको हमें कमांड करना है, किसको हमें बोलना है कि नो, दिस इज़ नॉट इंटरेस्टिंग फॉर अस। और जब हम इसको बाइनरी करते हैं, तो आगे की स्लाइड्स में मैं क्या करूँगा कि ये जो कैलस हैं, उस वेल में जितने सारे कैलस बने होंगे, उसको एक रेड ब्लॉच से दिखाऊँगा, क्योंकि दूर से देखने पे वो ईज़ी हो जाता है। तो जि नंबर ऑफ रेड मार्क, ये बेसिक फॉर्मूला, इसको फिर हम लोग हज़ारों केमिकल्स करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर है वो कंट्रोल है कि एक जो मैं पहले रेड ब्लॉच बोल रहा था वो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से अगर देखेंगे तो कुछ से दिख रहे हैं, नियरली 50 माइक्रोकेलस आउट ऑफ 10,000। सो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है रेबडोप्सिस में। लेकिन कुछ केमिकल का मैंने ट्रीटमेंट किया, उसके